इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी के 5 जून को होने वाले जन्मदिन से पहले शहर भर में बधाई संदेशों वाली होर्डिंग्स लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए विभिन्न स्थानों पर बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। बीजेपी कार्यालय के बाहर भी विशेष होर्डिंग लगाई गई हैं, जिसे एमएलसी रविशंकर पप्पू भैया की ओर से लगाया गया है। होर्डिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी गई है। साथ ही एमएलसी रविशंकर सिंह और पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की तस्वीरें भी शामिल की गई हैं। जन्मदिन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन 5 जून को है और उनके जन्मदिन से पहले ही शहर भर में बधाई संदेश की जो होर्डिंग है वो लगाई गई है। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक होर्डिंग लगाई गई है और इसमें साफ तौर से लिखा है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 5 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है और ये जो होर्डिंग लगाई गई है वो एमएलसी हैं रविशंकर सिंह पप्पू भैया, इनके द्वारा इस होर्डिंग को लगाया गया है। और इस होर्डिंग में और भी कई फोटो आपको नजर आएंगी, जिसमें उत्कर्ष सिंह बिट्टू हैं, दिलीप कुमार हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सूर्यभान सिंह हैं, तेजा सिंह हैं, अर्जुन सिंह हैं और रत्नेश राय हैं। तमाम लोग जो हैं उनके फोटो इस होर्डिंग में लगे हुए हैं। 5 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन प्रदेश भर में मनाया जाएगा, जिसको लेकर कई तरह के कार्यक्रमों के आयोजन हुए हैं और मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए शहर भर में जो बधाई संदेश की होर्डिंग है वो लगना शुरू हो चुकी है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कांग्रेस ने लगभग 2 वर्ष बाद इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक बुलाने की तैयारी की है। प्रस्तावित बैठक में नीट पेपर लीक, ईंधन की बढ़ती कीमतों और सीबीएसई से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार केसी वेणुगोपाल ने विभिन्न सहयोगी दलों के नेताओं से संपर्क कर बैठक में शामिल होने का आग्रह किया है। इस बैठक में करीब 15 विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। संभावित प्रतिभागियों में ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हो सकते हैं। बैठक को विपक्षी एकजुटता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से इंडिया गठबंधन एकजुट होता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 6 से 8 जून के बीच में दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें यह माना जा रहा है कि लगभग 15 विपक्षी दल जो हैं वो शामिल होंगे, जिसमें प्रमुख नाम है टीएमसी की नेता ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव। ये तमाम लोग जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे। बंगाल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के बाद और उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये इंडिया गठबंधन की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। क्योंकि जिस तरीके से बंगाल विधानसभा चुनाव हुआ, तमिलनाडु में जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको हार का सामना करना पड़ा। चाहे बंगाल में टीएमसी की बात की जाए, तमिलनाडु में डीएमके की बात कर ली जाए, तो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं कमजोर होता नजर आ रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये बड़ी बैठक बुलाई है। राहुल गांधी इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो इस बैठक में शामिल होंगे। और क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, इसको लेकर अटकलें तेज है, क्योंकि इंडिया गठबंधन एक बार फिर से एक्टिव हो गया है और सरकार किन मुद्दों पे विफल है इसको लेकर विपक्ष रणनीति बनाएगा। चाहे पेपर लीक का मामला हो, पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दाम हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को किस तरीके से घेरना है, इस पे इंडिया गठबंधन जो है वो रणनीति बनाएगा। और एनडीए का किला जो है वो किस तरीके से ढाना है, इस पर इंडिया गठबंधन रणनीति बनाएगा, जिसको लेकर 6 से 8 जून के बीच में दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक बुलाई गई है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ।
एनडीए को लेकर उठे सवाल और उसके बाद खान सर की कोचिंग पर हमला। इस पूरी घटना ने बिहार में नई बहस छेड़ दी है। छात्रों के बीच लोकप्रिय शिक्षक की कोचिंग पर हुए हमले ने सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद छात्रों में आक्रोश है, तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री और नेताओं ने भी इस मामले पर चिंता जाहिर की है। एनडीए नेताओं ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने की बात कही है। एनडीए को लेकर उठे सवाल और उसके बाद पटना में खान सर की कोचिंग पर हमला। इस पूरी घटना ने बिहार में नई बहस छेड़ दी है। छात्रों के बीच लोकप्रिय शिक्षक की कोचिंग पर हुए हमले ने राजधानी में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद छात्रों में आक्रोश है, तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री और नेताओं ने भी इस घटना पर चिंता जाहिर की है। बीजेपी और सहयोगी दलों के नेताओं ने घटना को गंभीर बताते हुए साफ संदेश दिया है कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में सुशासन का राज है और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और अभी जो सरकार है सम्राट चौधरी जी की, एनडीए की सरकार, उसमें भी वही इलाज होगा। जो भी इस तरह का कोई गतिविधि बंद हो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं कह सकता, लेकिन कोई क्राइम होगा तो वो पकड़ा भी जाएगा और सजा भी होगा। नहीं, कहीं भी किसी को कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है। जो भी कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी। प्रशासन देख रहा है, उसको क्या मामला है। जैसा कि मैंने सोशल मीडिया में अभी तुरंत हमको पता चला है, तो इस पर कानून अपना काम करेगा। जो भी लोग उपद्रवी होंगे उसको सजा दी जाएगी। और ये कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थानों की आपसी लड़ाई का भी एक बड़ा एंगल पुलिस को दिखता है। पुलिस अनुसंधान कर रही है और जो भी इस पथराव के लिए जवाबदेह होंगे उनकी गिरफ्तारी होगी। हालांकि खान सर ने कोचिंग पर हुए हमले को लेकर दुख जताया है और कहा कि ये असामाजिक तत्वों का काम है। इस हमले में एक गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामले की जांच जारी है। हजारों की संख्या में रिजल्ट हुआ, तो सब लोग बच्चों को सम्मानित करके थके हुए थे। लोग सारे लोग आए, कुछ असामाजिक तत्व तो लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है यहाँ पे। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये एकदम असामाजिक तत्व कोचिंग वाले हैं सब। ये 1-2 ठो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वजह क्या है, क्या सर? इस मामले में नया मोड़ तब आया जब पटना पुलिस ने फायरिंग की किसी भी घटना से इनकार कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये 2 कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद की घटना है। एफआईआर में गोलीबारी का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। प्रशासन का दावा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एनटीए पर सवाल, खान सर की कोचिंग पर हमला, छात्रों का आक्रोश और सरकार का सख्त संदेश, इन सब के बीच बिहार की सियासत और शिक्षा जगत दोनों में जबरदस्त हलचल दिखाई दे रही है। पटना में चर्चित शिक्षक खान सर की कोचिंग पर हुई फायरिंग की घटना के बाद शहर में तनाव का माहौल बन गया है। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करते हुए रोड जाम कर दिया। छात्रों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और अपनी सुरक्षा और भविष्य को लेकर चिंता जताई है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। छात्रों का कहना है कि कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। प्रदर्शन के चलते कई जगह यातायात प्रभावित हुआ और पुलिस बल को तैनात किया गया। कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा यहाँ। पटना में चर्चित शिक्षक खान सर की कोचिंग के बाहर हुई फायरिंग के बाद माहौल पूरा गर्मा चुका है। घटना के विरोध में अब छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। कहीं प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं छात्रों में अपने भविष्य को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। पटना की सड़कों पर छात्रों का गुस्सा फूट चुका है। हाथों में तख्तियां, जुबां पर नारे और दिल में अपने भविष्य की चिंता। खान सर की कोचिंग पर हुई फायरिंग की घटना ने छात्रों को झकझोर कर रख दिया है। घटना के बाद सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं छात्रों का आक्रोश भी खुलकर सामने आ रहा है। फायरिंग की घटना के बाद कई छात्रों में डर और असमंजस का माहौल है। कोचिंग की पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की चिंता बढ़ा दी है। छात्रों का कहना है कि उनका समय बेहद कीमती है और किसी भी तरह की रुकावट उनके सपनों पर असर डाल सकती है। कल की घटना जो वही 10:15-20 के करीब में, 10 बज के रात में 10:15-20 के करीब में ये घटना हुई है। क्योंकि 10 बजे जो है यहाँ से हम निकले हुए हैं, 10:05 या 10 मिनट में हम जो लाइब्रेरी में जाते हैं, तो लाइब्रेरी से यहाँ से जो हम निकले हुए थे। उसके बाद जो अपना जब रूम पे गए तो हम थोड़ा छत पे गए, पापा से बात कर रहे थे।
उस दरमियान में लगभग 10:20 में गोली की आवाज़ है। गोली अब क्या था ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन आवाज़ सुनाई दिया तो हम लोग को लगा कि IPL वगैरह होता है तो फाइनल था ना, तो उस दिन तो बहुत पटाखा वगैरह छूटता है, तो हमको लगा कि आज क्यों छूट रहा है पता नहीं। तो फिर जब 12 बजे जब हम लोग जब खाना खा के जब सोने गए तो यूट्यूब जब खोले तो देखे कि मतलब ऐसे न्यूज़ आ रहा है कि खान सर के जो है कोचिंग पे जो है अटैक हुआ है, गोली चला है, ये पत्थरबाजी वगैरह हुआ है, ये सब। हाँ, ये तो हम लोग तो नहीं पता कौन किया है नहीं किया है, कौन सा असामाजिक तत्व है। हम लोग को तो पढ़ाई से मतलब है। हम लोग को पढ़ाई से क्या दिक्कत आएगा? अभी जैसे लाइब्रेरी गए थे तो अब देख रहे हैं कि अगर निकलेंगे तो फिर आ नहीं पाएंगे, तो लास्ट में हम लोग बैग उठा के जो रूम जा रहे हैं। हाँ, लाइब्रेरी खुला हुआ था हम लोग का। शर्मिंदा का बात है कि शिक्षण संस्थान पर हमला नहीं होना चाहिए, ऐसे हमला किसी पर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें भी शिक्षण संस्थान जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थान था बिहार का, उस पर हमला ये पूरे बिहार की छवि को दूषित करता है। आज छात्र जीवन के नाते मानिए कि रोज़ कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, इस हिसाब से आज क्लास बंद है। अब कितने दिन तक बंद रहेगा इसका भी कोई अनुमान नहीं, तो छात्र के पर तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। हम सर विश्व स्तरीय टीचर है, उन पर इस तरह का हमला तुच्छ नीति जो भी किया है बहुत ही निंदनीय है। हम लोग सभी विद्यार्थी घोर निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जल्द से जल्द हम सरकार से ही मुहिम करते हैं कि जो भी अपराधी हो, आरोपी हो, सरकार उन्हें जल्द से जल्द सजा दे। नहीं, बहुत गलत काम है। जो भी काम किया वो बहुत घटिया किया है, उस पर निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जो ही भी गंदा हरकत किया उस पर एकदम कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जो देखिए इतना घटना कि आज का क्लास सस्पेंड है, फिर कल रहेगा। स्टूडेंट के लिए तो ये अच्छा बात नहीं हुआ। क्लासेस में इतना दूर से आता है बच्चा पढ़ने, धूप में आता, फिर यहाँ से सब घूम के गया अपने क्लास पे, क्लास से गया दूर, क्लास तो आज सस्पेंड हो गया। तो ये जो भी अच्छा किया है वो घटना या मारपीट या बोल रहा है गोली फायरिंग हुआ, ये हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, जो भी हुआ ये गलत हुआ है। इसके खिलाफ प्रशासन जो है वो सख्ती से काम करे और ऐसा आगे नहीं होना चाहिए। ठीक, ये इतना बड़ा कैंपस है जिसमें 15-20 हज़ार स्टूडेंट पर डे पढ़ने के लिए आते हैं ऑफलाइन, ठीक ना, जहाँ पे ऐसा वारदात हुआ है, ये सब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे घटना तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बहुत बुरा है सर। मतलब ऐसा वाला कंपटीशन टीचर के बीच नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे को मारने पे उतारू हो जाए, ये सब तो बहुत गलत है। इससे हम लोग का पढ़ाई डिस्टर्ब हो जा रहा है। हाँ, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग क्लास हम लोग का डिस्टर्ब हो गया। अभी हम लोग का 2 मंथ के बाद एग्जाम है BPSC का, तो हम लोग का डिस्टर्ब हो गया क्लास। तो ये सब तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। किसी के साथ गलत नहीं करते, लेकिन सर के साथ ही होता है। सर हमेशा बच्चों के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन सर के साथ ही गलत हो जाता है। सर को ही सब लोग उल्टा बोलता है, सर ऐसे वैसे, लेकिन सर ऐसा कभी नहीं है। सर हमेशा गरीबों का मदद करते हैं, हम बच्चों का ही मदद करते हैं। आपको पता नहीं हमारा 20,000 रुपया लगता है KGS में सिर्फ BPSC के लिए, लेकिन इतना पढ़ाई होता है ना, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट में भी इतना अच्छा पढ़ाई नहीं होता, इतना अच्छा हम लोग को यहाँ पे पढ़ाई मिलता है। फिर भी सर के साथ ये हो रहा है तो ये गलत है। सर कोई अगर गरीबों का मदद कर रहा है फिर भी उसके साथ ये हो रहा है तो बहुत ज़्यादा गलत है। फायरिंग को लेकर खान सर पड़ोसी कोचिंग संचालकों पर भड़कते नजर आए। खान सर ने बताया कि इन लोगों की यही दिक्कत है कि इतने कम पैसे में हम इतनी अच्छी शिक्षा कैसे दे रहे हैं। खान सर ने फायरिंग को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। यहाँ हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको कर रहे हैं? किसको दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे बगल की कोचिंग वाला। कई जगहों पर छात्रों का उग्र रूप भी देखने को मिला। प्रशासन और सरकार से मांग की जा रही है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और पढ़ाई का माहौल जल्द से जल्द सामान्य बनाया जाए। खान सर की कोचिंग सिर्फ एक संस्थान नहीं बल्कि हजारों युवाओं के सपनों का केंद्र मानी जाती है। ऐसे में फायरिंग जैसी घटना ने छात्रों के मन में सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पूरे मामले पर सभी की निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। छात्र चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो, कोचिंग दोबारा शुरू हो और उनके सपनों की रफ्तार पर लगा ये ब्रेक खत्म हो। लेकिन जब तक विवाद थमता नहीं तब तक हजारों छात्रों का भविष्य सवालों के घेरे में बना रहेगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूपी में 32,679 सिपाही, नागरिक, पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए 8 से 10 जून तक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मुख्य सचिव एसपी गोयल और डीजीपी राजीव कृष्णा ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल आयुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि परीक्षा आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से और सतर्कता से निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, निगरानी और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और पुलिस बल को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। पुलिस विभाग में सिपाही और समकक्ष पदों पे भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 8 से 10 जून। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में सिपाही और समकक्ष पदों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 8 से 10 जून तक होना है। ऐसे में बीते दिन उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल और उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा के द्वारा बैठक की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो है वो इस बैठक में शामिल हुए, जिसमें मुख्य सचिव के द्वारा और डीजीपी के द्वारा कड़े दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। सभी अधिकारी गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ ही मुख्य सचिव ने ये भी कहा है कि परीक्षा की शुचिता, गोपनीयता और पारदर्शिता के लिए पूरी सावधानी बरती जाए। सभी स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील हों, भर्ती बोर्ड लाइव फ्रेम के माध्यम से सतत निगरानी की जाए और साथ ही नोडल अधिकारी जो हैं वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि निर्धारित सीरीज की जो गोपनीय सामग्री है उसमें परीक्षा केंद्रों को उपलब्ध कराए और साथ ही केंद्रों पर तैनात सभी कर्मियों का सत्यापन किया जाए। और इसी के साथ साथ देखिए, जिस तरीके से बीती दिनों पेपर लीक और तमाम इस तरीके की घटना सामने आई, इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरीके से अलर्ट हैं, क्योंकि सिपाही भर्ती परीक्षा जो होनी है इसको लेकर जो पेपर लीक गिरोह हैं वो भी सक्रिय हो सकते हैं, जिसको लेकर एसटीएफ को अलर्ट रखा गया है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट है, पेपर में किसी भी तरह की धांधली ना हो, पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं कराई जाएं। इसको लेकर मुख्य सचिव और उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने बीते दिन बैठक की और अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। राजभर ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही प्रदेश में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने हाल ही में प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की हत्या का जिक्र करते हुए दावा किया कि इस मामले का मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजभर ने आरोप लगाया कि आरोपी की तस्वीर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ भी सामने आई है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी को कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने से पहले अपने कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है और समय आने पर इसका जवाब जरूर मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लखनऊ में एक प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की हत्या हुई थी। आपने ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी कह रही थी जो आरोपी उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपने ट्वीट करके कहा कि तो समाजवादी पार्टी का ही निकला, उसको क्या देखें? कि माननीय अखिलेश यादव जी बहुत उस पर बोल रहे थे और उसका मास्टरमाइंड अखिलेश जी का बच्चा निकला और बच्चा जो है चच्चे को धोखा दे दिया। अब चचा को बोलना चाहिए कि बच्चा ने ही इसको कर दिया, जो वो जानना चाहते थे बच्चा ने बता दिया कि हमने किया। रामभद्राचार्य ने कल एक बयान दिया है, कहा कि 27 में फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी, पीडीए कहीं दूर तक नहीं है। आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? सही बयान उन्होंने दिया है। देखिए, यूपी में पीडीए का मतलब जानते हैं? परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। पी से परिवार है, डी से डिम्पल है, ए से अखिलेश, सब लोग जानते हैं। वो EMY फैक्टर को दबाने के लिए ये पीडीए चिल्ला रहे हैं। उनके पीडीए में कौन है? गाली देने वाले लोग हैं,
अनाप शनाप बोलने वाले लोग हैं, यही लोग हैं ना। आज कहीं भी घटना हो रही है तो समाजवादी पार्टी घिर रही है। अगर हम लखनऊ की ही बात करें तो चच्चा के बच्चा जो है, चच्चा को तो गच्चा दे दिए। सर 8 तारीख को इंडिया गठबंधन की एक बैठक होने जा रही, सभी दल शामिल होने जा रहे हैं। उनका कहना है कि 27 में बीजेपी को रोकना है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? कोई मतलब नहीं है। ये तो बहुत दिन से हम देख रहे हैं, रोक रहे हैं। ये 19 में भी रोके, फिर 14 में भी रोके, 24 में भी रोके, तो बहुत दिन से रोक रहे हैं। आजमगढ़ में एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? सरकार लगातार कहती है कि जो भी उत्तर प्रदेश में आरोपी उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है। आजमगढ़ से आतंकी गिरफ्तार, उसको किस? समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि आजमगढ़ हमारा गढ़ है, और समाजवादी पार्टी के नेताओं के गढ़ में आतंकवादी पकड़ा जाता है, संरक्षण समाजवादी पार्टी के लोग देते हैं। इसका मतलब जब उनके गढ़ में वो है, जहां 10 गो विधायक, 2 गो सांसद और उन्हीं के जो है एमएलसी और जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष उन्हीं के हैं सब। उनके गढ़ में अगर आतंकवादी रह रहा है तो कहीं न कहीं संरक्षण जरूर मिलता होगा। आखिरी सवाल सर, 27 में चुनाव है, ऐसे में आज एक कैबिनेट की बैठक होगी, अहम फैसले लिए जाएंगे। इस बैठक में ऐसे कौन से फैसले होंगे जिसको आप देखते हैं? देखिए, रूटीन काम है, जो सरकार का काम होता है, कैबिनेट में लिए जाते हैं फैसले, काम होता है। यहाँ चुनाव का कोई इशू नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी। वीडियो में हरीश बसंत मिश्रा, इंडिया वाइस, लखनऊ। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित हो गई। यह बैठक शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर होगी, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। बैठक में 16 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णय लिया जा सकता है। तो वहीं वकीलों के मानदेय और मासिक भत्ते में बढ़ोतरी से संबंधित प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखा जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न विभागों से जुड़े विकास और जनहित के मुद्दों पर भी सरकार अहम फैसले ले सकती है। आज शाम 5 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अहम बैठक लेंगे। ये कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें करीब 16 प्रस्तावों पर मोहर लगेगी, और इस प्रस्ताव को लेकर के आज शाम को जो कैबिनेट के मंत्री हो बैठक में पहुंचेंगे। साथ में जो वकीलों को लेकर के भी, जो वकीलों का मानदेय और मासिक भत्ते पर भी बढ़ोतरी की जाए, उसको लेकर के बैठक में चर्चा की जाएगी। तो कहीं ना कहीं आज शाम को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अहम बैठक करेंगे, जिसमें करीब 16 से ज़्यादा प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। क्योंकि विधानसभा का चुनाव 27 नज़दीक है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर रहे हैं, और साथ में जो योजनाएं चल रही हैं उस पर कितना काम हो रहा है उसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक के साथ में जो तमाम सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं धरातल पर, उसको भी प्रस्ताव को लेकर के आज बैठक करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश बसंत मिश्रा, इंडिया वाइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। लखनऊ में जगत गुरु रामभद्राचार्य के एक बयान को लेकर चर्चा का दौर जारी है, तो वहीं यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। अब वो आते तो हम उनको ले चलते बांध के। बाराबंकी में राजभर की मूड़ी काट दिया यादव समाजवादी पार्टी का नेता। वो उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि धर्म क्या है, हैं? अभी मऊ में 4 यादव मिलकर एक राजभर को जो है उलाट दिए, हत्या कर दिए। ये नहीं दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष चंदौली, उतना तो पति अपनी पत्नी को नहीं मारेगा जितना वो सब कर रहे हैं। उसका बाल पकड़ के जिस तरह वीडियो में देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता यही सिखाते हैं कि यही काम करो। भाटी को सिखाए हैं कि तुम ब्राह्मणों को जो तुलना करो वैश्या से, हैं? तो वो बम्बई में है, आवा इधरिया तब ना समझ में आई। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि आजमगढ़ हमारा गढ़ है, और उस गढ़ में अगर आतंकवादी पकड़ा जाता है तो समाजवादी पार्टी के गढ़ से न पकड़ा जाता है। तो ये साबित होता है कि उस गढ़ में आतंकवादी पलते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा जवाब देना चाहिए अखिलेश जी को कि जब समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि ये हमारा गढ़ है
और आपके गढ़ में आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, इसका मतलब संरक्षण मिलता है उनको। गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में हुए सूर्य प्रताप हत्याकांड को लेकर देश भर में लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी क्रम में मुंबई के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अभिनेता फैजान अंसारी आज पीड़ित सूर्य प्रताप के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि मामले में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अंसारी है, मैं मुंबई में रहता हूँ और स्पेशली मैं मुंबई से गाजियाबाद आया हूँ और ये मैंने गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को सीपी सर को रिटर्न में कंप्लेंट दी है। इसमें मैंने क्लियर मेंशन किया है कि सर गाजियाबाद को इंडिया का पहला सिटी डिक्लेयर करना चाहिए, घोषित करना चाहिए, जहाँ पे बकरीद सेलिब्रेशन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि बकरीद की कुर्बानी में अब एक हिंदू का खून मिल चुका है। तो ये मेरी योगी सर से भी रिक्वेस्ट है और जो सीपी गाजियाबाद है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है। मुझे तो सर टू बी ऑनेस्ट ये भी पता नहीं था कि यहाँ का रूट कैसे यहाँ पे आना है। दिल्ली एयरपोर्ट से मैं पूछते पूछते यहाँ पे आया हूँ। तो ये मैंने मेंशन किया है कि एक माँ ने जो खोया है वो कभी नहीं हो सकता, जबकि मैं खुद एक मुस्लिम हूँ। लेकिन अगर आपको जो भी गाजियाबाद के मुस्लिम्स हैं उनको बकरीद सेलिब्रेट करना है, कुर्बानी करना है, बाहर जाके करें। गाजियाबाद में कभी भी इस तरह का खून खराबा नहीं होने देंगे सर। ये लड़ाई मेरी है और मैं अकेले ही वहाँ से ये चीज़ लेकर किस तरीके से आप पहुंचे हो, लगातार जिस तरीके से सूर्या की हत्या कर दी गई है, किस तरीके से आप इस पर? मैं सूर्या की माता जी और समस्त परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने आया था। हमारे साथ हरेंद्र जी, आदरणीय योगेश त्रिपाठी जी, हमारे पुराने सहयोगी राकेश गुप्ता जी और अन्य लोगों के साथ मैं यहाँ शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं व्यक्त करने आया था। क्योंकि सरकार की तरफ से कार्रवाई कर दी गई है और आगे जो भी इस हत्याकांड में संलिप्त जितने भी तत्व हैं और संस्थान हैं, योगी सरकार की उन संस्थानों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। भैया बात की जाए, अभी कल भी जो है प्रशासन के द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया, कुछ मदरसों को सीज किया गया, उनको तोड़ने के भी आदेश जारी कर दिए गए। किस तरीके से? जी, इस तरीके के जो संस्थान, अगर कोई भी संस्थान या कोई भी संस्था संलिप्त रहेगी तो सरकार जीरो टॉलरेंस के का नजरिया रख के उनके संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सर लगातार जिस तरीके से यहाँ पर जो है क्राइम बढ़ रहा है गाजियाबाद में, अभी कुछ दिन पहले जो है त्यागी की हत्या हुई थी, उसके बाद जो है सूर्या की हत्या हुई है, लगातार किस तरीके से देख दो क्या? देखिए, गाजियाबाद में योगी सरकार ने कमिश्नरेट सिस्टम की स्थापना की है। कई सारे IAS IPS अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं और ये घटनाएं चूँकि सघन आबादी का इलाका है तो इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरीके की पुरानी सरकारों में जो घटनाएं होती उससे निश्चित रूप से इस सरकार में अपराध कम हुआ है और हमारा जो पुलिस और जितना भी कमिश्नरेट के अधिकारी हैं पूरी तरीके से नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए तत्पर है। थैंक यू। कैमरामैन सुतार के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। गाजीपुर में चर्चित विनीत राय हत्याकांड ने नया मोड़ ले लिया है। मृतक के पिता आलोक राय ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे की हत्या करने वाले गैंग को एक राज्यसभा सांसद के पति का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत ने इंडिया वॉइस संवाददाता से कहा कि उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है और दूसरी ओर उनके पति अवधेश बिंद ने भी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि प्रशासन उनके कॉल और अन्य डेटा की जांच कर सकता है। उसका जो पति है वही जो है इन अपराधियों को संरक्षण देता है और वही संरक्षण देकर बगल के प्रांत में शराब बिकवाना, जैसा कि इससे पहले आपको जानकारी हुई होगी, 2 स्कॉर्पियो पकड़े गए थे और तमाम वारदात तेदिया शंकर गैंग जो है, कटरा गैंग करता है, उसको फोन करके थाना से छुड़वा लेता है तो पुलिस दरोगा निष्क्रिय हो जाता है। डॉक्टर अवधेश बिंद की यदि इनका राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो छोटे छोटे तमाम, किसी को चाकू मार देना, किसी को पेचकस डाल देना और तमाम हत्याएं, तमाम लूटपाट, तमाम जगह फायरिंग किया और हमारे पुलिस थाना कोतवाली इसी संरक्षण की वजह से इसको गिरफ्तार नहीं कर पाती है और इसका ये लाभ लेता है और हमारे शहर में आतंक का पर्याय बनाया हुआ है कटरा के वो। लेकिन हमने अभी आपके जो बेटे हैं आदर्श जी से बात की तो उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत ने कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाए, इन पर बुलडोजर चले। तो हमारे पूजनीय महाराज जी की भाषा बोल रही हैं और उनको दोहरा रही हैं ताकि हमारा पद सुरक्षित रह सके।
और पार्टी में हमारा जो है वजूद रहे, लेकिन वजूद लायक उसका पति कर्म नहीं करता है। ये अच्छी होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसका पति जो है वही गिरोह को संचालित करता है बैकडोर से। ये स्थितियां हैं, क्योंकि उसी का नजदीकी है। यहाँ शंकर को बचाता है वो संजय प्रधान, जो गोड़ा गांव का प्रधान है, और उसी का भाई जो है कोर क्रिमिनल है, वो इस घटना में स्वयं मौजूद था और उसमें अभियुक्त भी है, नामजद FIR भी दर्ज है उसके नाम से। मेरा ऐसा अनुरोध है डीएम महोदय से, SDM महोदय से और जिले के आला अधिकारियों से। और इसी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुशील तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, विनीत राय हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। सांसद संगीता बलवंत आरोपों को साजिश बता रही हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है? सही कहा आप उससे। जो सबसे पहले इंडिया वाइज वहां पे गई और हमने जब मृतक के जो पिता है उनसे हमने बात की तो उन्होंने बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा जो कटरा गैंग की बात सामने आ रही है, जिन आरोपियों पे 50-50 हजार रुपए का पुलिस ने इनाम रख दिया है और जांच टीमें लगा दी गई हैं। जब हमारी बात हुई डॉक्टर ईरज राजा से तो उन्होंने कहा बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर विभिन्न राज्यों में पुलिस उनको खंगाल रही है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि कटरा गैंग के संरक्षण की भूमिका में मैं कहूं, जो कि उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे के रूप में गिनी जाती है राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत, उनके पति हैं अवधेश बिंद, उन पर ये आरोप लगाए। लेकिन जब हमने बात की तो उन्होंने इसे निराधार बताया और ये भी साफ शब्दों में अवधेश बिंद ये कहते हैं कि अगर मुझ पे आरोप लग रहे हैं तो मैं प्रशासन से ये कह रहा हूं, मैं गाजीपुर SP से कह रहा हूं कि आप मेरा CDR निकालें और 1 साल 2 साल नहीं 10 साल आपका जो मन करे वो करिए। लेकिन उन्होंने इसे निराधार बताया और कहा कि मेरी छवि को खराब किया जा रहा है। सुशील, अगर हम राजनीतिक बयानबाजी की बात करें तो क्या किसी तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? अगर हम बात करें संगीता बलवंत से, जब हमने बात की तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इससे पहले किसी राजनेता ने कोई बयान नहीं दिया। मैं जब आगे आई और मैंने कहा कि जो भी दोषी हैं उन पर बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए, उनका इनकाउंटर होना चाहिए। और उसके बाद लगातार ऐसी बयानबाजी आई। कल राजीव राय आए थे जो घोसी के सांसद हैं, उन्होंने भी कुछ कहा। लेकिन राजनीतिक चीजें जो भी हो, लेकिन जब संगीता बलवंत ने पिता पर ये आरोप लगाए, आलोक राय पर, उन्होंने कहा कि उनको ये नहीं कहना चाहिए, दुख की घड़ी है, लेकिन ये आरोप निश्चित ही निराधार है। लेकिन ये एक बड़ा मामला बन चुका। ठीक है सुशील, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाजीपुर में चर्चित विनीत राय हत्याकांड ने नया मोड़ ले लिया है। तो गाजीपुर में चर्चित विनीत राय हत्याकांड ने नया मोड़ ले लिया है। मृतक के पिता आलोक राय ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे की हत्या करने वाले गैंग को एक राज्यसभा सांसद के पति का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत ने इंडिया वॉइस से क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत जी से हम सीधी बातचीत करते हैं। सांसद जी, बहुत सारे बातें निकलकर सामने आ रही हैं, बहुत सारे आरोप लगे हैं, आप क्या कहते हैं? सबसे पहले आपको नमस्कार। और मैं यह आपके बीच में बताना चाहती हूं लोगों को कि एक फोटो वायरल हो रही है मेरी, और मैं बता दूं कि वो फोटो 12 फरवरी 2024 की है, जब मैं राज्यसभा सांसद बनी थी, मुझे टिकट मिला था। तो उस समय सैकड़ों की संख्या में लोग मुझे बधाई देने आए थे और उसी कड़ी में वह व्यक्ति भी मुझे बधाई देने आया था जिसको कहा जा रहा है कि ये हत्यारा है। और उस फोटो को लगाकर कि यह व्यक्ति मेरे साथ फोटो खिंचवाया है, तो उन व्यक्तियों को मैं संचालित कर रही हूं। तो मैं कहना चाह रही हूं कि फोटो के आधार पर ही यदि केवल आरोप लगाया जा रहा है तो उस व्यक्ति की प्लस मृतक के पिता ने जिन जिन लोगों का नाम लिया है उन लोगों की फोटो और भी पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो है। तो यदि मुझ पे फोटो के आधार पे लगाया जा रहा है ब्लेम, तो उन लोगों पर भी वो ब्लेम लगना चाहिए। और जो ब्लेम हमारे पे लग रहा है
तो उसका सबूत भी देना चाहिए। बेवजह किसी को, एक पिछड़े समाज की महिला जो छात्र संघ से लेके संघर्ष करते हुए अपने ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के बल पर आज जब मैं उच्च सदन में पहुंची हूं, तो केवल राजनीति के कारण किसी को टारगेट बना के ब्लेम नहीं करना चाहिए। और ये घटना बहुत दुखद है, निंदनीय है कि किसी की जान गई है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है वो। लेकिन मैं यह भी कहूंगी कि जो वास्तविक हत्यारा है उसको प्रशासन उसके तक पहुंचे और वास्तविक जो हत्यारा है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि फिर वह उस तरह का दुस्साहस कोई और न करे। और उस हत्यारे पे कार्रवाई होने के साथ साथ कारण क्या है, कारणों पे भी जांच होनी चाहिए कि इस तरह का गाजीपुर में यदि इस तरह की घटना हुई है तो कारण और फिर उसका रिजल्ट क्या रहा, उसकी भी उसके तह तक भी जाना चाहिए। और ऐसा ना हो कि कोई निर्दोष जो है कि बलि का बकरा बने, तो निष्पक्ष जांच हो। और मैं तो ये भी कहूंगी कि जो लोग मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, कोई ऐसा नेता बताइए कि जो हत्यारों के खिलाफ आके आवाज बुलंद किया हो। मैं सबसे पहले जिस दिन मन की बात थी उसी दिन हमारे पास कुछ मीडिया के लोग आए थे और मैंने बयान दिया था कि अगर इस तरह के लड़के देश सेवा में लगने के बजाय, देश का विकास करने के बजाय अगर इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं तो उनका खात्मा होना चाहिए। और इस तरह से शासन प्रशासन उसका खात्मा करे कि फिर लड़के उस राह पर चलने से कांपे और अपने भविष्य को देश हित समाज हित में लगाएं, ताकि घर परिवार का नाम रोशन हो। तो हम लोग दिल और दिमाग से सच्चे हैं, कभी भी कोई भी इस तरह की घटनाओं से हम लोग का सरोकार नहीं रहा है। जो आरोप लगा रहे हैं निराधार है, और यदि आरोप लगा रहे हैं तो वो सबूत प्रस्तुत करें, किसी को इस तरह से बेबुनियाद का इल्जाम न लगाएं। आपके सम्मान को धूमिल करने की कोशिश? बिल्कुल, आप सोचिए गाजीपुर मेरा केवल जन्मभूमि नहीं है, कर्मभूमि भी है। मैं बचपन से लेके आज तक यहाँ राजनीति कर रही हूँ, बच्चा मेरे व्यक्तित्व को जानता है। लेकिन जब लोगों को लग रहा है कि एक पिछड़े समाज की महिला अपनी राजनीति को इतनी ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ, छात्र जीवन से लेके आज तक उस पर कोई ब्लेम नहीं लगा, तो लोग तरह तरह का झूठा आरोप लगा रहे हैं कि किसी तरह इस पे झूठा आरोप लगाया जाए। लेकिन साच को आज किया, आप मेरी हर एक जांच कराइए, जहां जहां जो जांच होनी चाहिए शासन प्रशासन जांच कराए, और यदि जांच में लिप्त नहीं हूं तो जो आरोप लगा रहा है उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह किसी के मान सम्मान को धूमिल करना कहीं से भी उचित नहीं है। सीधी बात, भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत जी से हमारी बातचीत हुई। मैम, आपने इतना समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।